सर्दियों वाले फूलों का समय जा रहा है और गर्मियों वाले फूलों का समय आ रहा है। फूलों का रिजल्ट कुछ ऐसा है, वो अप्रैल महीने में लगा के हैं। ये लिस्ट देख लीजिए, ये सारे विंटर फ्लावर सीड्स निकालने के बाद शान बढ़ाई थी कि जिसे देखे मैं और दोस्तों जीनियों को भी चलो भाई अब इससे कोकोपीट का मिक्स बॉक्स इसको अच्छे से फिल कर दिया है। जय श्री राधे दोस्तों, आप सभी को सुबह सुबह की मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बाकी वीडियोस में बताया था कि अब सर्दियों वाले फूलों का समय जा रहा है और गर्मियों वाले फूलों का समय आ रहा है, तो अभी सही समय है गर्मियों वाले बीजों को ऐड ऑन करने का। मार्च में जो फूल लगाए जाने थे वो मैंने आप सभी को बता दिए थे फेब मंथ में, और मैंने उनको लगा भी लिया था। और अभी उन सभी फूलों का रिजल्ट कुछ ऐसा है, वो मेरी सीडलिंग ट्रे में पल के कुछ इतने बड़े बड़े हो चुके हैं। और जैसे जैसे मेरे पॉट्स खाली हो रहे हैं मैं इन सभी को धीरे धीरे करके ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। तो भाई इतने कम फूल ये हमारे सभी पॉट्स को नहीं भर पाएंगे, इसीलिए हम मंथली पूरा अपडेट रहते हैं। जैसे कि फेब में मैंने बताया था कि मार्च में कौन से पौधे लगाने, अब मार्च में बताऊंगी कि अप्रैल में कौन से लगाने। बिकॉज जिस तरीके से हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, गर्मियाँ भी धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं। हर एक महीने के हिसाब से अलग अलग पौधे हम ऐड ऑन करेंगे, ताकि अगर एक ज्यादा धूप की वजह से मर जाए तो दूसरा उसकी जगह लेके हमारे गार्डन को हरा भरा प्लस सुंदर सा बनाए रखे। तो है ना ये कमाल का आइडिया। तो चलो भाई जानते हैं ऐसे बीजों के बारे में जो कि आप मार्च महीने में लगा अप्रैल महीने में लगा के अपने गार्डन को फूलों के साथ भर सकते हैं। और इनको लगाने के लिए किस किस तरीके की सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी और किस तरीके का सॉइल मिक्सचर बनाना पड़ेगा कि जिससे कि आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिल पाए। तो चलो बिना देरी किए जानते हैं आज उन बीजों के बारे में। तो सबसे पहले मैं अपने उन डेयर सब्सक्राइबर्स के डाउट क्लियर करना चाहती हूँ, जो कि जब 45 या 40 वैरायटी ऑफ फ्लावर सीड्स खरीदते होंगे और सोचते होंगे इतने सारे फ्लावर सीड हम एक साथ कैसे लगाएंगे। तो भाई इनको एक साथ नहीं लगाना होता है, बस जैसे अभी गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों वाले लगा लो, फिर जैसे सर्दियों वाले आएगा जो आपने पैकेट बचा कर रखा हुआ होगा वो आप सर्दियों में लगा लेना। बस इनको अनपैक नहीं करना है, हवा वगैरह नहीं लगने देनी है, फिर ये एकदम सेफ रहते हैं। ये लिस्ट देख लीजिए, ये है पूरी लिस्ट फ्लावर्स की, कितने सारे फ्लावर्स हैं। ये जो आइस फ्लावर लिखा गया है ना दोस्तों, ये मीशो से ही है। और ये देखिए इसका रिजल्ट रहा, रिजल्ट और भी है जस्ट सुबह ये तो ये धीरे धीरे करके खुल रहे हैं, और जैसे सर्दियां जा रही हैं तो ये भी धीरे धीरे करके अब मेरे गार्डन से जा रहे हैं। भाई इनकी जगह कोई और भी लेनी चाहिए ना, तो इसीलिए हम मंथली अपडेट होते रहते हैं, मंथली नया नया कुछ ऐड ऑन करते रहते हैं। और ये डेलिया टॉप स्टार, वाकई में डेलिया टॉप स्टार ही है इनका, मतलब इतने प्यारे प्यारे से कलर्स निकल के आए हैं ना, मेरे पास शब्द नहीं बच रहे इनको एक्सप्रेस करने। और भी कई ऐसी चीजें हैं जो कि मैं आपको एक अलग से वीडियो में रिवील करूंगी, बट फिलहाल फोकस करते हैं अपने इस कार्य पे कि अप्रैल में हम कौन कौन से सीड्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले सभी सीड्स को हम निकाल लेंगे अच्छे से। क्रिसैंथेमम इज अ विंटर फ्लावर प्लांट। गर्मियों में सिर्फ इसके आपको शूटिंग्स देखने को मिलेंगे, ग्रीनिश देखने को मिलेगा। कैंडीटफ्ट इज ऑल्सो विंटर फ्लावरिंग प्लांट। कोचिया, भाई कोचिया कमाल का है। कोचिया गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, और ये ग्रीनिश सा बॉल मेरी हर बार इच्छा होती है उगाने की, बट ये मुझसे उगता नहीं है। इस बार मैं 100% दूंगी इसमें अपना। ज़ेनिया तो हमने लगाया हुआ है, ज़ेनिया भी लग जाता है दोस्तों गर्मियों के मौसम में, तो इसे भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं अप्रैल मंथ। सारे निकाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, तो इतने सारे विंटर फ्लावर सीड्स निकालने के बाद फाइनली मुझे मिल चुका है मेरा डेयर ग्लैरेडिया, जिसने तो सच्ची मेरे गार्डन की ऐसी शान बढ़ाई थी कि जिसे देख के मेरा दिल हर रोज खुश होता था। इसके देखिए डबल शेडेड फ्लावर्स होते हैं और बीच में कुछ इस तरीके का कौन सा बना होता है जो कि देखने में बहुत प्यारा लगता है। और इसके सीड कुछ ऐसे होते हैं भूतिया टाइप के, जो भी हो फूल इसके बहुत प्यारे होंगे। और दोस्तों जीनिया को भी मैं ऐड करना चाहूंगी अपने अप्रैल मंथ की लिस्ट में, बिकॉज पिछले वाला जो जीनिया मैंने लगाया था ट्रांसप्लांट करने लायक हो गया था, बट मुझे समय नहीं लगा, उस वजह से उसके कुछ 2 से 4 पौधे ही बचे मेरे पास, बाकी सारे के सारे धूप से बेचारे झुलस गए और मर गए। बट जो 2 बचे थे उनको मैंने लगा दिया है, उनका भी रिजल्ट देख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। नया वाला जीनिया भी ऐड ऑन कर लेते हैं, बिकॉज ये फूल एक बार जब खिल जाए तो काफी दिनों तक टिकते हैं और देखने में भी बहुत शानदार लगता है, और गर्मियों को झेल भी लेते हैं। तो बस ऐसे ही फूलों की तो हमें इच्छा है। और उसके बाद मिल चुका है मुझे गर्मियों का राजा, जो कि है हमारा डेयर बालसम। भाई इस फूल ने भी ना पिछली बार मेरे को तो अति कर दी थी। जब पानी दूं, पानी से बेहोश होने लग पड़ता है, जब ना दूं तो ना देने से बेहोश होने लग पड़ता है। सच में अति करके रखी थी, बट जो भी हो लास्ट में जो रिजल्ट निकल के आया था एकदम वाओ वाओ वाला रिजल्ट था। तो इसे भी भाई जरूर ऐड ऑन कर लेना अप्रैल मंथ से ही। तो अभी लगाएंगे तो वहीं तक अच्छे से
ग्रो हो जाएंगे, उसके बाद ट्रांसप्लांट करेंगे। तब तक हमारे साथ का मौसम शुरू हो जाएगा और फिर आएंगे इसके चटक चटक लाल लाल नीले पीले फूल, जो देख के हम हो जाएंगे बहुत ज्यादा खुश। वाह यार, ये तो एक राइम बन। चलो चलो काम पे फोकस करते हैं। अब और कौन बच गया भाई? ये तो मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड तो ऑलरेडी एडेड है। अब इनमें से कुछ ये नई वेराइटीज है एक्रोलीनियम, तो ये नहीं मुझे पता है कि सर्दियों में लगता है कि गर्मियों में। सो थैंक गॉड टू मीशो, इन्होंने हमें समर और विंटर की अलग लिस्ट बना के भेजी है, जहाँ पे एक्रोलीनियम आता है हमारे समर फ्लावरिंग प्लांट्स में। सो इसे हम ऐड ऑन कर लेंगे अपने अप्रैल मंथ की लिस्ट में। और एक और नई चीज है डेमरोपैथेटिका। आई नो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं, बट आप सबको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे ढूंढो ये डी से। सो ये है एक यार, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं गया है यहाँ पे। चलो बेचारा गुमशुदा हो गया है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। देख लेंगे कि कैसा रिजल्ट आता भी है कि नहीं आता। और होली हॉक मेरा फेवरेट, ये भी मैंने विंटर्स में नहीं बल्कि समर्स में उगाया था। वैसे तो हर कोई कहता है ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, बट मेरे यहाँ का मौसम ऐसा होता है ना कि विंटर वाले भी समर्स में खिल जाते हैं, तो मैं इसे भी जरूर ऐड कर रही हूँ। अपनी इच्छा से और अपने वेदर के हिसाब से ऐड ऑन कर ले। तो बचे हुए विंटर फ्लावर प्लांट्स को या फिर जो बचे हुए अदर फ्लावर्स है इनको डाल देते, फ्लावर्स नहीं सीड्स, इनको डाल देते पैकेट में। चलो भाई, अब इस सेना को लगाने का मेथड देखते हैं। तो इसे उगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सीडलिंग ट्रे का। आप चाहे तो इस तरीके के कंटेनर्स, इस तरीके के लिफाफे, इस तरीके के मटकू, इस तरीके के किसी भी तरीके के कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। फिलहाल ये दिख रही है मुझे, तो इसी का इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं। अब देखिए, सोइल मिक्सचर हमारा इतना बढ़िया होता है कि कुछ भी लगाओ, फल लगाओ, फूल लगाओ, कुछ इस तरीके के ड्राई फ्रूट्स लगाओ, लग ही जाते हैं। तो ऐसा क्या है हमारे सोइल मिक्सचर में, चलो बताती हूँ। ये वाले तो मैंने लगाए हैं सिंपल कोकोपीट में, बिकॉज तब मेरे पास कोकोपीट ही था और कोकोपीट ने भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई, हर एक बीज को अच्छे से उगाया है। देख सकते हैं आप अपनी इन 2 आंखों से। इस बार कोकोपीट नहीं है, बल्कि कोकोपीट में मिक्स हुआ मेरे पास गोबर प्लस मिट्टी प्लस कोकोपीट का मिक्सचर है, जो कि कोकोपीट से भी ज्यादा बढ़िया होगा हमारे इन बीजों के लिए। तो चलो भाई, अच्छे से इसे मिक्सअप कर लेते हैं और बिना देरी किए इसे ऐड ऑन कर लेते हैं अपने सीडलिंग ट्रे में। अब जिन डेयर सब्सक्राइबर्स के मन में डाउट है कि कितना रेशो लेना है, तो आप ज़्यादा मात्रा में मिट्टी और से थोड़ी कम मात्रा में ले लीजिए कोकोपीट, और थोड़ी से मात्रा में ले लीजिए आप गोबर के खाद, जो कि गोबर के उपले की खाद भी हो सकती है और गोबर की अन्य कोई खाद भी हो सकती है। अगर वो नहीं है तो कंपोस्ट जो घर में बनाई जाती है किचन वेस्ट से, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपने खाद एक आधी यूज़ कर लेनी है, अगर नहीं है तब भी कोई इशू नहीं है। टैपसेट मिट्टी का कभी भी इस्तेमाल ना करें बीजों के लिए। तो बढ़िया सॉइल मिक्सचर बनाने के बाद, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद आप इस्तेमाल करें कंटेनर का। उसमें ड्रेनेज होल मीन्स कुछ इस तरीके के छेद ज़रूर निकालें, ताकि जो पानी वगैरह हो वो इजीली यहाँ से ड्रेन आउट हो जाए और हवा वगैरह भी आती रहे आपके पौधे की जड़ों तक। और बीच बीच में अगर आपको मिट्टी के बड़े बड़े पीसेस दिख रहे हैं तो उनको कुछ इस तरीके से भुरभुरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, बिकॉज ये पीस हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपने इस बीजों वाली ट्रे में। फाइनली गाइस, सभी बॉक्सेस को अच्छे से फिल कर दिया है। अब जल्दी से इन बीजों को लगाने की तैयारी करते हैं। तैयारी नहीं मतलब इनको लगाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे पानी। बीजों को लगाने के बाद नहीं बल्कि लगाने से पहले ही पानी का छिड़काव कर दे, बिकॉज जब आप पानी का छिड़काव करेंगे तो ये मिट्टी कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगी और बीज लगा दिए गए होंगे तब करेंगे तो बीज बाहर निकल आएंगे, जिससे कि बीजों को थोड़ी मुश्किल हो जाएगी उगने में। इसीलिए भाई इन छोटी मोटी बातों का आप ध्यान रखें। चलो भाई, अब जल्दी से अनबॉक्स करते हैं अपने इन पैक्स को। और ये सबसे पहले मैं लगा रही हूँ डेमरोपैथेटिका। तो इसको मैं एक ही सीड ट्रे में नहीं लगाऊंगी, बल्कि 3-3 करके इस तरीके से लगा दूंगी, ताकि जब इनका भंडार तैयार हो तो ये एक दूसरे के न्यूट्रिशन ना चूसे। कुछ इस तरीके से सिंपल से वे में बीजों को स्प्रिंकल कर देना। पहले सभी बीजों को अच्छे से स्प्रिंकल कर देते हैं। गाइस, सभी सीड्स को मैंने अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया था अपनी सीडलिंग ट्रे में। और बीजों को स्प्रिंकल करने के बाद हम एक लेयर कोकोपीट की या फिर सोइल मिक्सचर के ऊपर से लगा देंगे, ताकि इन बीजों को कोई पक्षी वगैरह या फिर डायरेक्ट सनलाइट इम्पेक्ट ना कर पाए और अच्छे से इनको मॉइस्चर मिलके जल्द से जल्द जर्मिनेट हो जाए। तो ये लास्ट स्टेप भी आपने ज़रूर पूरा करना है, नहीं तो आधा अधूरा काम करके आपके बीज भी आधे अधूरे ही उगेंगे।
और अंत में पानी का छिड़काव भी कुछ इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी मात्रा में कर दे। सो फाइनली गाइज कुछ इस तरीके से लग के तैयार हो जाएंगे कुछ ही दिनों में हमारे अप्रैल मंथ वाले सीड्स, जो कि हमारे गार्डन की शोभा को बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी अगर इन्फॉर्मेटिव और प्यारी प्यारी और सी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। तो इसी के साथ मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम। इनके अगली अपडेट चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज डे टू डे ये सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी कि आगे क्या किया और क्या नहीं किया। तो जय श्री राधे, जय श्री राम।